हम सब की एक ख्वाहिश रहती है शेयर मार्केट में जब आते हैं कि यार कुछ ऐसा कोई बता दे कि यार हर महीने अच्छा पैसा कमा सके, अच्छा स्विंग ट्रेड हो सके 1-2 महीने 15 दिन में। और खास तौर पे वो लोग जिनकी रकम पूंजी 50,000 1 लाख है। आज मैं उन्हीं के लिए ये ETF लाया हूं, जिसको मैं टेलीग्राम पे और पिछले वीडियो में बोल रहा था, कंटाप ETF। कंटाप, इस कंटाप ETF ने 25% का रिटर्न दिया है सिल्वर बीस की तरह, रानी की तरह। मार्च से लेके मई तक 25% का 3 स्विंग दिए, बहुत बढ़िया। वीडियो में आगे बताऊंगा पूरी बात। कंटाप, ये कंटाप क्या है? कंटाप वर्ल्ड कानपुर में 2 संदर्भ में यूज किया जाता है। एक संदर्भ होता है जब किसी की कानपुर में लड़ाई हो जाती है तो वो कहता है दिया कान के नीचे कंटाप तो मुंह भरा गिरोगे, अभी बुद्धि हिरन हो जाएगी तुम्हारी। ये कंटाप। दूसरा कंटाप अच्छे संदर्भ में बोला जाता है और हम लोग वही संदर्भ लेंगे कि कंटाप, जैसे हम लोग हॉस्टल में पढ़ते थे और उस समय कोई लड़का भैया नई टी-शर्ट ले आया, जूते ले आया, चश्मा लगाया है, तो हम लोग कहते थे कि यार क्या कंटाप लग रहे हो यार, एकदम कहर ढा रहे हो। कंटाप बाबू, कंटाप जूता तुम्हारा, कंटाप टी-शर्ट। तो कंटाप अच्छे संदर्भ में है जब किसकी तारीफ कर रहे हैं और वो थोड़ा सा मतलब हीरो टाइप लग रहा है तो उसको कह रहा है अरे गुरु कंटाप लग रहा हो तुम, कंटाप। कुछ बदमाश होते तो वो ये भी बोलते थे अरे भाई वो कंटाप लग रहा है, समझ रहे हैं आप? तो वो दूसरा एक कंटाप है कि कंटाप है भाई। तो या कोई मूवी आई, अरे हीरोइन बहुत कंटाप है। तो इस तरह के संदर्भ होते थे। हम लोग जो संदर्भ लेंगे वो लेंगे कंटाप ETF। और भाई साहब बहुत धुआंधार ETF है ये, एकदम दनादन। वैसे दनादन से याद आया कि झन्नाटा गर्मी पड़ रही है कानपुर में और हमको बड़ा लाइट वाइट लगाना पड़ता है गुरु, तो समझ लो कई जगह पसीने छोड़ रहे हैं। थोड़ा आवाज का भी ध्यान रखना पड़ता है, आवाज AC बहुत तगड़ा आवाज कर रहा है तो हमने पंखे से काम चलाते हैं, कौन सी दिक्कत है। गांव में तो यार हाथ वाला पंखा यूज किया बचपन में, ये तो फिर भी खुद चलता है, समझे आप? तो ये कंटाप ETF स्विंग ट्रेड का बेहतरीन खिलाड़ी है, पूरे साल मजा देगा आपको। और वीडियो में मैं बताऊंगा कि मजा कब तक देगा, ये आखिरी में बताऊंगा या बीच में बताऊंगा, पूरा वीडियो देखते रहना है। बेहतरीन आपको महीने की रेगुलर इनकम भी देगा। वोलाटाइल है, मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत सेफ है, रिस्क है, इसका रिस्कोमीटर हाई है, लेकिन वोलाटाइल है। और अगर 4 जून को या 4 जून के बाद बाजार में गिरावट आती है तो इसकी खरीदारी बनती है, खरीदना चाहिए इसको, क्योंकि ये मजा देगा, बहुत बढ़िया, आपको आनंद आएगा। किसी भी नंगे शेयर से अच्छा ये ETF काबिले तारीफ होगा। और मेरी कोई बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं बाबूजी, ना मैं सेबी रजिस्टर्ड हूं, ना कोई कोर्स किया, नॉर्मल इन्वेस्टर हूं, ट्रेडर हूं। 30 साल हो गए, 30 साल का अनुभव जरूर है मुझे। तो मैं जो भी बात इस वीडियो में बताऊंगा वो मेरी निजी राय है, मैं काम कर रहा हूं, अपना काम करने का तरीका सिखा रहा हूं। आपको अच्छा लगे तो सीखिए, नहीं तो अपना खुद का रिसर्च कीजिए, एनालिसिस करिए, उसके बाद अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ही कोई ट्रेड लेने की हिम्मत जुटाइएगा। नहीं तो लॉस हो गया तो आप कहेंगे बाबूजी आपने करा दिया ना भाई ना, ये स्वीकार नहीं होगा। बाकी बने रहिए पूरे वीडियो में। अब बात होगी उस कंटाप वीडियो की और बताया जाएगा कि कैसे क्या करना है। नमस्कार, मैं आनंद राज त्रिपाठी और आनंद भाव फैमिली में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, हम लोग का प्रॉपर्टी के लिए, रियल एस्टेट के लिए, गोल्ड के लिए, सिल्वर के लिए प्रेम जग जाहिर है। हम लोग जब भी कोई अच्छा पैसा कमाते हैं तो किसी अच्छी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, या गोल्ड में करते हैं, या सिल्वर में करते हैं। और इसलिए करते हैं कि यार ये पैसा यहाँ डाल दो तो धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। प्रॉपर्टी ने पिछले 20-30 साल में बहुत अच्छे रिटर्न दिए हैं। 80 के टाइम में जब हम लोग, याद है बाबा लोग के टाइम में, तब प्रॉपर्टी उतनी तेजी से नहीं बढ़ती थी जितना सन 90 के बाद, 90s के बाद प्रॉपर्टी में उछाल आया, फिर सन 2000 के बाद उछाल आया। तो और एक और चीज इसमें हो रही है
कि जो सरकार का फोकस है वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे है, रियल्टी पे है। फिजिकल असेट्स जो हैं इनका क्रिएशन 10 साल में अच्छा होगा, ये थीम होगी 10 साल की इंडिया की। यहाँ पे अगर इंडिया को ग्रो करना है, जॉब क्रिएशन करना है, इंडिया में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हैं जनता को, तो यहाँ पर इंफ्रा और रियल एस्टेट में और जितना भी ये फिजिकल असेट्स हैं इनके डेवलपमेंट में काम करना जरूरी है, पूंजी लगानी जरूरी है। तभी हम लोग का असली जो ग्रोथ का इंजन है वो स्टार्ट होगा और इसमें बहुत काम होना है। तो ये जो कंटाप ईटीएफ है ये भी रियल एस्टेट सेक्टर से ही रिलेटेड है, रियल एस्टेट से रिलेटेड है, ये मान के चलिए। अब इसमें एक बीच में किस्सा कोई बता देते हैं, छोटी सी। मार्च का टाइम चल रहा था और उससे भी चलो पहले ले चलते हैं। गोदरेज प्रॉपर्टी में पैसा कमा रहे थे बहुत बढ़िया, पिछले साल काम किया था, खूब कमाया, सारी चीजें हुई। इसके बाद हमको 2008 की याद आ गई, क्योंकि 2008 में भी यार रियल एस्टेट का, रियल्टी का बड़ा बूम चल रहा था और फिर सब कंपनियां गायब हो गई थी, सब गिर पड़े थे, डीएलएफ भी गिर पड़ा था और एचडीआईएल गायब हो गए और पार्श्वनाथ और कई कंपनीज थी, तो सब गड़बड़ हो गई थी बहुत ज़्यादा। तो हमको लगा यार काफ़ी बबल हो गया, तो हम गोदरेज प्रॉपर्टी में जल्दी निकल गए। वो अलग बात है, वो और बढ़ गई। तो हमको ये लगता था कि यार रियल एस्टेट के शेयर भी चल रहे हैं और आगे इसमें थीम भी है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट जो मेन चीज़ है वो इंटरेस्ट रेट कम होंगे, तो उस समय रियल सेक्टर में, रियल एस्टेट में भी आग लगेगी, क्योंकि ये भी इंटरेस्ट सेंसिटिव सेक्टर है। ऑटो में जहां जहां लोन की दरकार है वहां वहां इंटरेस्ट का रोल होता है कि भैया जब इंटरेस्ट रेट कम होंगे तो लोन सस्ता मिलेगा। तो वही एक होता है उत्प्रेरक। उत्प्रेरक की इंग्लिश बताइएगा, अभी हमको याद नहीं आ रही है। केमिकल में उत्प्रेरक होता था जो रिएक्शन को तेज करता था, कैटलिस्ट शायद यही बोलते हैं। तो कैटलिस्ट का काम करेगा इंटरेस्ट रेट। तो कुल मिला के रियल एस्टेट में भी बढ़ोतरी होगी, लेकिन शेयर के दाम इतने बढ़ गए कि हमें लगे डर। अच्छा, हमने डीएलएफ खरीदा इसके बाद, तो वो मार्च में डीएलएफ हम खरीदे थे। हम सोच रहे थे कोई यार रियल एस्टेट का भी ईटीएफ आ जाता तो मजा आ जाता। तो रियल एस्टेट का ईटीएफ आ गया भाई 15 मार्च को 2024 को। अच्छा, हम गूगल करते रहते हैं, देखते रहते हैं। अच्छा, मैं कभी भी ईटीएफ पे कोई भी वीडियो तब तक नहीं बनाता हूं जब तक मैं ट्राई एंड टेस्टेड मामला जेम्स बॉन्ड ना बन जाऊं। जेम्स बॉन्ड कहता था ना, मैंने टेस्ट कर लिया है। तो जब तक हम थर्मामीटर ना लगा लें तब तक हम वीडियो लाते ही नहीं है, क्योंकि सीधी सी बात है, हम कोई वो वाला ज्ञान थोड़ी ना यहाँ बांच रहे हैं कि यार गुरु बता दें ऐसे से ऐसा होगा। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग ये नहीं कहेंगे कि तुम कमायो कि नहीं कमायो, बातें बखार रहे हो। तो हम बातों का छौका नहीं लगा रहे, हम कमाए 3 बार, तब ये ईटीएफ बता रहे हैं। तो 15 मार्च 2024 को ईटीएफ आ गया। तो हमने कहा वेरी गुड। हमने क्या किया, हमने कहा इस बार प्ले करेंगे रियल एस्टेट को। हमने डीएलएफ बेच दिया। डीएलएफ बेच के हमने ये खरीदा 88 रुपीज में। 85 में लिस्टिंग थी, 86 में भी शायद नहीं, 86 में नहीं आ पाया था, 88 नहीं आया था, तो 88 में खरीदा। आप भी कहोगे सारी बातें बता रहे हो लेकिन नाम नहीं बता रहे हो कंटाप ईटीएफ का। तो ये लो कंटाप ईटीएफ का नाम, एमओ रियल्टी। ये जो फिजिकल असेट की थीम चलेगी उसमें रियल एस्टेट की भी भागीदारी होगी, और ये एमओ रियल्टी ईटीएफ है। देखिए वीडियो भी कंटाप है, ईटीएफ भी कंटाप है, तो लाइक जरूर बनता है। वीडियो को लाइक करिए, ये चैनल पे पहली बार आए तो आनंद भाव चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो कंटाप ईटीएफ एमओ रियल्टी, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी रियल्टी ईटीएफ किस पे बेस्ड है? ये निफ्टी रियल्टी का इंडेक्स है, उस पे बेस्ड है, और 1 नंबर ईटीएफ है, 1 नंबर, जिसमें कोई शक नहीं है। हमारा ट्राइड एंड टेस्टेड मामला है 2 महीने का, टना टन है, एकदम नंबर 1। समझ रहे हो? ये कंटाप, ये हाई कंटाप, झन्न से मतलब प्रॉफिट देता है, यहां प्रॉफिट देता है झन्न से। और इसमें 10 रियल एस्टेट के शेयर हैं। कुल मिला के जाइंट, लार्ज, मिड और स्मॉल कैप कंपनियों का कॉकटेल है 10 शेयर्स का। तो नशा ये बेहतर देता है। अब बहुत वोलाटाइल है और बहुत रिस्की है। इसका रिस्क तब पता चलेगा जब बाजार बहुत तेज क्रैश करेगा या गिरेगा, तो ये 50% भी गिर सकता है, ये याद रखिए। लेकिन जिनको सवारी आती है घोड़ों की, वो एक ड्यून पिक्चर आई थी, ड्यून देखे हो? अभी 2 पार्ट आ गए ड्यून के। तो ड्यून में रेगिस्तान में
एक जानवर होता है रेगिस्तान का, कोई ड्रैगन टाइप का, उसकी सवारी सबको करनी नहीं आती है। तो ये एमो रियल्टी है, इसकी अगर सवारी करने आती है, दोनों कांटे फंसा के अगर सवारी की तो ये रफ्तार से दौड़ेगा रेत में। एमो रियल्टी बहुत तेज ऊपर नीचे होता है, तो डर लगता है। ये ETF कम, किसी ऐसा लगता है किसी शेयर की तरह चल रहा है, मतलब अल्फा ज्यादा है इसका। अल्फा ज्यादा है कि बीटा ज्यादा है, ये ध्यान देना, जो भी ज्यादा है, मतलब मार्केट कम चलता है और शेयर जब ज्यादा रिएक्ट करता है, शायद अल्फा नहीं बीटा होता है, तो वो ज्यादा है। अब आप कहोगे यार टेक्निकल तो आपको पता नहीं, हमको टेक्निकल से लेना ही देना नहीं है यार। हमको तो ये मालूम होता है कि ये शेयर चलेगा, पैसा देगा, बस। 30 साल में हम यही सीखे हैं। टेक्निकल और फंडामेंटल ये सब गायब हो जाते हैं, क्योंकि न्यूज जैसी चलाई हो दिखाई जाएगी ना आजकल के मीडिया जगत में, सोशल मीडिया में, शेयर वैसे परफॉर्म करेगा, चाहे आपको कितना भी टेक्निकल आता हो, है ना। ऐसे ही नहीं रोज एक्सीडेंट हो जाते हैं, किसी दिन BSC गिर पड़ता है, किसी दिन कोटक गिर पड़ता है, HDFC गिर पड़ता है, एक न्यूज आती है बस, दूसरे दिन एक और अच्छी न्यूज आती है, एक खराब आती है तो पेटीएम गिर पड़ता है, तो चार्ट धरा का धरा रह गया कि न्यूज आ गई, उसने धरने से नीचे किया। फिर आदमी सिर्फ एक काम करता है चार्ट में, सपोर्ट ढूंढता है और रेजिस्टेंस ढूंढता है, बस इतना ही काम है चार्ट का। घटना घटने के बाद ढूंढ लो या पहले ढूंढ लो। घटना घटने के पहले ढूंढोगे तो आपको लगेगा बहुत दिनों चले नहीं रहा, सपोर्ट पे लगा हुआ, ऊपर ही नहीं पहुंच रहा है रेजिस्टेंस के पास। और घटना घटने के बाद अगर ढूंढा तो सपोर्ट तोड़ के धरातल में घुस गया, तो आप फिर उसमें क्या निकालोगे, लब बोलू आप, मतलब क्या मछली मारोगे। ये सब कहने की बात है। चार्ट पे मैं विश्वास नहीं करता हूं, लेकिन चार्ट कहो मैं देखता नहीं, बिल्कुल देखता हूं। चार्ट देखकर ही तो ऑपरेटर की कलाकारी समझता हूं कि बेटा तुम दिखा क्या रहे हो पिक्चर और बना क्या रहे हो पर्दे के पीछे पिक्चर। इसी को चाहे अनुभव कह लो चाहे एक्सपीरियंस कह लो। बाकी साइकोलॉजी मैटर्स। आपकी साइकोलॉजी, आपका मनोविज्ञान शेयर बाजार में अगर तगड़ा है तो आपको कोई हरा नहीं सकता है, क्या समझे, ये अटल बिहारी वाजपेयी टाइप। तो एमो रियल्टी मुद्दे पे आ जाते हैं। एमो रियल्टी 15 मार्च 2024 को ये एमो रियल्टी आ जाता है, लॉन्च हो जाता है, हमारी निगाह पड़ती है, इसका पोर्टफोलियो सजा भी नहीं होता है, लेकिन हमको ये लगता है कि ये हर हालत में इंडेक्स को ही फॉलो करेगा। तो हमने इसको 88 में खरीदा, जो 10% ऊपर हमने 97 रुपीज में करीब बेच दिया। ये अप्रैल में एक स्विंग हुआ 10% का। इसके बाद हमने इसको 93, 94 में फिर खरीदा और अप्रैल में फिर एक स्विंग किया, 99 रुपीज में बेच दिया। और अभी जब मई में गिरा था, अभी 10 दिन पहले बाजार, तब फिर इसको 93, 94 में खरीदा और फिर हमने 100 रुपए में अभी 18 मई को बेच दिया। 3 स्विंग किए हैं बाबूजी, 3 स्विंग, एक 10% का, एक 8% का, एक 7% का, 25%। मैं कहता हूं कि भाई अब मैं लिखा नहीं करूंगा यार, उसमें टाइम एडिटिंग बहुत लगता है। डायरी पेन लेके बैठा करो, जो हम बताएं वो कैलकुलेशन कर लिया करो कैलकुलेटर से, तो पता चल जाएगा क्या बता रहे हैं सर। कथा ना सुनो, कथा में इन्वॉल्वमेंट रखो, नहीं तो कथा के बाद पता लगेगा भगवान राम कौन थे, रावण कौन था, सीता कौन थे, सो रहे हैं आप, ठीक है। तो 25% का मैंने इसमें स्विंग लिया है। पोजीशन मैंने अभी भी होल्ड कर रखी है, क्योंकि इसकी पोजीशन मुझे खाली नहीं करनी है सिल्वर की तरह। वो मैं कहता हूं ना कि एक टुकड़ा मैं हमेशा रखे रहता हूं, एक टुकड़ा मेरे पास डीपी में, एक टुकड़ा बाजार में खेल रहे हैं, एक टुकड़े का पैसा रखें, 2 टुकड़े का पैसा अलग सजा के रखें, 5-6 टुकड़े का पैसा सजा के रखते हैं। एक टुकड़ा इतना डीपी में लेके रखते हैं कि अगर आज खरीदें और कल बेचना पड़ जाए और डीपी में, डीमैट में डिलीवरी ना आए उस शेयर्स की, ETF की, किसी की भी, तो हम दूसरे दिन बिना संकोच के बेच सकें, क्योंकि हमारे पास डिलीवरी पड़ी है। स्विंग ट्रेड का एक ये बहुत बड़ा कंपलसरी शर्त है, कंडीशन है कि आपके पास डीपी में शेयर होना चाहिए। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, हो सकता है किसी किताब में ना मिले आपको, लेकिन मैं ऐसे करता हूं कि मेरे पास डीपी में वो शेयर होना चाहिए। अगर मुझे वो पसंद है और कल को मान लो लक्ष्मी एकदम आ जाए, मान लो हमने कोई शेयर आज 100 रुपए का लिया और कल ही लक्ष्मी जी मेहरबान हो जाए और वो 120 का बिके, अब हम डीपी में इंतजार कर रहे हैं उसके आने का। लेकिन अगर वही शेयर हमारे पास डीमैट में पहले से, तो हम तो 100 रुपए का 120 में तुरंत ठोक देंगे सुबह ही, और अगर वो 110 आ गया तो वापस ले लेंगे, शाम को फिर गया तो फिर ठोक देंगे। देखिए, गिरगिट की तरह अगर बदलना नहीं आता है रंग, तो शेयर बाजार में नहीं टिक पाओगे। या तो झटपट बदल जाते हैं, हवा का रुख देख के पलट जाओ, नहीं तो खुद पलटा दिए जाओगे, ये याद रखना। स्विंग ट्रेड काम करता हूं, कैश में काम करता हूं, ऑप्शन में काम नहीं करता, फ्यूचर में काम नहीं करता, इंट्राडे नहीं करता। लेकिन अगर डिलीवरी बेची है या डिलीवरी के लिए शेयर खरीदा है
और सेम डे में लक्ष्मी माता आ रही हैं तो तिलक हम जरूर लगवाएंगे, मुंह नहीं धुलने जाएंगे इधर उधर। यानी कि अगर सेम डे 5% का स्विंग मिल रहा तो मार देंगे त्रिपाठी जी धन से। लेकिन नियम यह है कि किसी भी दिन शेयर इसलिए नहीं खरीदेंगे कि इंट्राडे पोजीशन बना रहे हैं, खरीदेंगे डिलीवरी के लिए। डिलीवरी के लिए पोजीशन इंट्राडे में प्रॉफिटेबल हो जाए तो उसका मजा लेना चाहिए, उसका आनंद ही अलग है, समझे आप, वो करना चाहिए। एमओ रियल्टी, एमओ रियल्टी में एक्सपेंस रेशियो भी सस्ता है, 40 पैसे लगता है। म्यूचुअल फंड में जाओगे अभी तो 1.5-2% एक्सपेंस लेते हैं, वो पता इसलिए नहीं चलता, उसी में काटते रहते हैं एनएवी में। तो ये 40 पैसे का ईटीएफ में 40 पैसे का ये 0.40% या 40 पैसा एक ही चीज होती है, उतना एक्सपेंस है इसमें। अभी ये छोटा है तो इसकी 15 करोड़ की असेट है, वैल्यू है, मतलब अभी ये 30 अप्रैल को 15 करोड़ की है। और इसमें धीरे धीरे ये देखिएगा असेट साइज कितना बढ़ेगा। जब हम लोग अक्टूबर में बात करेंगे तो 500 करोड़ होगा, हो सकता है उसमें मेरा योगदान भी हो, मैं वीडियो तब तक 3-4 लाता रहूंगा। ईटीएफ के मैं वीडियो बराबर लाता रहूंगा। यहाँ पे मैं ये आपको बता दूं कि आईटी-बीज में क्या करना है, उसके लिए भी वीडियो लाऊंगा मैं। परेशान नहीं होना, जिस ईटीएफ के बारे में बात की उसको मैं 2-3 महीने में अपडेट करता रहता हूँ। नहीं अपडेट कर रहा हूँ तो इसका मतलब स्विंग कर रहा हूँ, वीडियो बनाने का मौका नहीं मिल रहा, लेकिन करता रहता हूँ। दूसरा सबसे बड़ी बात, सीपीएससी ईटीएफ की भी बात होगी, पीएसयू की भी बात होगी, सारे ईटीएफ की बात होगी, समय समय पे किस तरह से मैं काम कर रहा हूँ, कब निकल रहा हूँ। और मैं जिस दिन बहुत बाजार खराब हो जाएगा ये भी बताऊंगा कि अब कितना बेच देना है और कितना वेट करना है कि नीचे मिलेंगे, क्योंकि कोरोना काल में तो ये ईटीएफ एकदम कौड़ियों के भाव मिल रहे थे ना उस समय, लेकिन पैसा नहीं था, तो पैसा जरूर रखना है। देखो मैं स्विंग ट्रेड में प्रॉफिट बुक करने की बात क्यों करता हूं, या मैं प्रॉफिट बुकिंग की बात क्यों करता हूं। अगर आपको दोबारा शेयर बाजार में खरीदारी करनी है तो या तो आपके पास नया पैसा हो और या फिर आपने प्रॉफिट कमाकर पैसा निकाल लिया, तभी तो शेयर खरीद पाओगे। इसीलिए प्रॉफिट बुकिंग की बात करते हैं भाई। और ये तो कहते हैं कि पूरा पोर्टफोलियो बेच दो, जिसमें प्रॉफिट हो कुछ बेचो। बेचना नहीं सीखोगे तो ये मार्केट बेवकूफ बनाएगा। यहाँ पे जितने बड़े बड़े पंटर लोग हैं, बड़े बड़े टीवी में आते हैं, वो चाहते हैं आप बेचो ना, फंसे रहो। हम लोग फंसेंगे नहीं, हम लोग हर बार प्रॉफिट निकालेंगे, साल में 4 बार स्विंग करेंगे, और कभी कभी स्विंग मल्टी बैगर को भी मात देता है, याद रखिएगा। अब बात कर लेता हूं एमओ रियल्टी में वो 10 शेयर हैं कौन से। तो सबसे पहला नाम शेयर का आता डीएलएफ, इसीलिए हमने डीएलएफ का शेयर बेच दिया था, और डीएलएफ इसमें 27%, समझ रहे हैं, इस ईटीएफ में 27% है। फिर माइक्रोटेक रियल्टी, फिर गोदरेज प्रॉपर्टी, फिर फोनेक्स मिल, और उसके बाद प्रेस्टीज स्टेट भी, और ये गोदरेज प्रॉपर्टी, ये सब बेंगलोर में बड़ा फ्लरिश हो रहा है। फिर आता है ब्रिगेड के बाद शोभा के बाद सनटेक रियल्टी वैसे सबसे कम है, 1% है। उसके पहले महिंद्रा लाइफ स्पेस है ना, ये भी अच्छा कर रहा है, इसका जमीनें भी हैं शायद। ओबराय रियल्टी का नाम शायद छूट गया, वो भी। तो ये सारी अच्छी कंपनीज हैं। अब भाई हम इन कंपनीज में अलग अलग इन्वेस्ट क्यों करें, हमको रियल एस्टेट का ये जादूगर मिल गया है और हम इतना खुश हैं। मैं इतना खुश हूं पर्सनली इस ईटीएफ को लेकर, जैसे मैं सिल्वर के लिए बड़ा परेशान रहता था, एमसीएक्स में करूं, फिजिकल करूं, कैसे करूं, मैं कर ही नहीं पाता था काम। फिजिकल में मैं खुद ला नहीं पाता था। एक बार 5 किलो खरीदी थी तो मोटरसाइकिल का मेरा झोला फट गया था, इतनी भारी होती सिल्वर। बरसात में भी कुछ सड़ा हुआ था, वो कपड़े झोला फट गया। वो तो अच्छा हुआ गिरी थी वहीं, तो मतलब ज्यादा तेज नहीं थे। मतलब ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है मेरा, चौक से लाए थे। फिर उसको ले जाओ, बेचो, खरीदो, ये सिल्वर की दिक्कत थी। तो हम सोचते थे हे भगवान सिल्वर ईटीएफ आ जाए, आ गया। वैसे ये रियल्टी वाले में जब गोदरेज प्रॉपर्टी से हम एग्जिट हुए पिछले साल और डीएलएफ खरीदा, डरते डरते हमने कहा देखेंगे अब क्या होता है, तो सोचे थे आ जाए, तो ये रियल्टी वाला ईटीएफ आ गया। और रियल्टी के यार इसलिए बता रहे कि रियल्टी के शेयर बहुत दग गए थे एकदम 2008 में, बुरी तरीके से 90% गायब थी। प्रॉपर्टी थी, मतलब शेयर की प्रॉपर्टी गायब थी, उसके पैसे गायब थे। और कहां ये डीएलएफ के केपी सिंह रिलायंस को पिछाड़ दिए थे, नंबर 1 अमीर हो गए थे थोड़े दिन के लिए 2008 में, याद है, इतना तेज शेयर चला था। तभी हम समझ गए थे कि अब बंटाधार है, क्योंकि कालीन भैया के तो आगे कोई टिकता नहीं है।
आप जानते ही हैं। ये तो समझ में आ ही गया कि जितने भी जाइंट हैं, बड़े बड़े जो बिल्डर्स हैं जिनके नाम सुनते हो, जो भी ये रियल एस्टेट डेवलपर्स हैं बड़े बड़े, वो सारे इसमें हैं। बस इतने ही में काम हो जाएगा आराम से। रियल एस्टेट को इससे कैटर कर लेंगे, इस ईटीएफ से। कंटाप ईटीएफ, एमओ रियल्टी, यहां चस्पा कर देंगे उसका नाम और सब सिंबल। तो आखिरी में, हाँ, अब आखिरी में आपको एक चीज बता दूं जो पहले डिस्कस की थी कि इस ईटीएफ में कब तक ये महीने की रेगुलर इनकम देता रहेगा। ये बात है ना, ये रिस्क है कि आपने कहा रेगुलर इनकम देता रहेगा महीने का, और स्विंग ट्रेड का बढ़िया खिलाड़ी है। तो बढ़िया खिलाड़ी तो है स्विंग ट्रेड का, लेकिन कब तक? तो तब तक जब तक डीएलएफ ऑल टाइम हाई न मार दे। ये आपको एक सिग्नल दे रहे हैं। डीएलएफ के शेयर का ऑल टाइम हाई देखते रहिएगा। जब तक वो ऑल टाइम हाई न मार दे तब तक सेफ। जब तक इंटरेस्ट रेट घटने की बात शुरू हो जाए और घट न जाए तब तक हमको लगता है 120 रुपए तक, 130 रुपए तक और 140 तक सेफ है, बढ़िया है, खूब स्विंग करेंगे। मैं 120 तक खूब स्विंग करूंगा। और अनुशासन का पूरा ख्याल, क्योंकि बाजार में अनुशासन का ही शासन है। तो 10% का स्विंग मैं हर बार मार दूंगा, क्योंकि ये ईटीएफ 10% से ऊपर एक बार में चलेगा ही नहीं। कभी कभार वंस वाइल चल जाए 10-15% तो बात अलग है, 15%, 10%, 8% के स्विंग की मैंने इसमें लगा रखी है। वो क्या कहते हैं, स्पीड लिमिट। बाइक जब देते थे बच्चों को हमारे अंकल लोग, तो हम अपने फ्रेंड के साथ हमने बढ़ाओ, कहा यार पापा यार 40 में हो जाने, क्या गुटखा लगवा रखे, उससे तेज बढ़ती ही नहीं है। हम लोग भी खिलाड़ी तो गुटखा निकलवा दिया था, फिर 60-70 भी चलती थी। लेकिन यहाँ पे स्पीड लिमिट का ख्याल रखना है। और ये 88, मान लो भी 100 रुपीज चल रहा है, तो 100 रुपीज में जो नया आदमी खरीदेगा वो कहाँ खरीदेगा? वो जब ये 97 आ जाए, 98 आ जाए खरीदने वाला, वहीं से बस आरपीएस मोड में खरीदारी चालू रखिए 92, 93 तक। और मेरे जैसा आदमी जिसने होल्ड कर रखा है, अभी प्रॉफिट बुक करके आया, तो मैं इसको और ऊपर बेचने की कोशिश करूंगा 104, 105 पे। वैसे ऑल टाइम हाई ये 102 रुपये 50 पैसे दिखा रहा है, लेकिन हम तो 100 रुपए में बेचे थे। 100 रुपये 50 पैसे या 40 पैसे बंदी भी आई है इसकी। लेकिन एमओ रियल्टी यार मस्त है। तो अपने पास सिल्वर बीज हो गई, एमओ रियल्टी हो गई, ये दो है ब्रह्मास्त्र। ठीक है, ये फेल नहीं होंगे। सिल्वर भी कब तक फेल नहीं होगी? दिसंबर तक, अभी 6 महीने नहीं फेल होगी, उसके बाद फेल हो जाएगी। आपने कहा ये क्या बोल दिया, सिल्वर फेल हो जाएगी? हाँ, बने रहिएगा आनंद भाव के साथ, समय के साथ बताएंगे कि कितना फेल हो जाएगी सिल्वर बीज, और हम कब उसमें से पोजीशन हटा के बहुत कम कर लेंगे। बने रहिए आनंद भाव में, चलती रहेगी रफ्तार, शेयर से पैसा कमाते रहेंगे। तो भाई वीडियो को लाइक कर लो, फिर से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया करो सब्सक्राइब, पहली बार है तभी करो, पहले से किए तो बहुत अच्छा है। और ये वीडियो अपने इष्ट मित्रों को जरूर शेयर करो। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। शब्बा खैर। और हर महीने कमा के देगा पैसा एमओ रियल्टी। अगर सिल्वर में बारिश होगी पैसों की, तो यहां नदियां बहेंगी पैसों की। एमओ रियल्टी एकदम शार्प है, शार्प, कंटाप है, झन्नाटा। मजा आएगा, मजा। इस बात की हमारी गारंटी है। तो भैया कोई गारंटी नहीं है, डिस्क्लेमर, नो बाय सेल रिकमेंडेशन। ठीक है, अपनी अकल लगाइए और हेलमेट पहनिए, क्योंकि सर है आपका। ठीक है, सुरक्षित रहिए।